Okay, welcome back. Uh, so we were talking about this quiz number one. ये जो क्विज है ये बेसिकली क्विज नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ. Think yourself as the teacher of electronics engineering. You are done with the checking of final exam papers. The student comes to you telling that he would not do the paper as per the examination for family reasons and that he could not afford to pay the fee for the next semester. He requests you to do him a favor by giving him extra marks so that he could pass the exam. Your decision should fulfill the following conditions. Number of students in the class are 40, out of which 10 students are failing. One student has scored 100 marks in the exam. 3 students could be passed if they are given 3 extra marks. The student in that case requires 7 marks to pass. 5 students are failing by 1 mark. अब ये है सवाल और इसकी ये कंडीशंस हैं. तो अब आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये आपने सोचना है. जब आप लोग जब टीचर से ये कहते हैं कि जी वो सर मेरा 1 नंबर से मेरा ग्रेड कम हो गया और 1 नंबर से मैं फेल हो गया, तो जिसने 100 मार्क्स लिए हैं उसका क्या कसूर है, ये सोचने की बात है ना असल में. तो कि जो 100 लेकर आ रहा है उसको तो कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. मतलब ये कि जो 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 काम सही कर रहा है उसको सजा मिल रही है और जो नहीं कर रहा है उसको मैं एक्स्ट्रा नंबर दे के पास करूं या उसका ग्रेड बढ़ा दूं. तो ज्यादती किसके साथ हो रही है? ज्यादती उस स्टूडेंट के साथ हो रही है जो बिल्कुल अपना काम सही कर रहा है. तो आप अपना काम सही करें. आपको ये जरूरत ही ना पेश आए कि आप टीचर से कहें कि जी मुझे नंबर बढ़ा दें या मैं 1 नंबर से पीछे रह रहा हूँ. अब आप 1 नंबर से, अगर मैं आपको 1 नंबर दूं तो जिसको मैं नहीं दे रहा हूँ उसका क्या कसूर है? उसको भी तो मुझे नंबर देने चाहिए. तो अगर मैं इस तरह सबके नंबर बढ़ाना शुरू करूंगा तो कभी किसी कोई एक स्टूडेंट जो 1 नंबर से रह रहा होगा, कभी कोई एक स्टूडेंट जो 2 नंबरों से रह रहा होगा, तो वो कहेगा कि सर मेरे साथ ज्यादती होगी. तो उसके जब मैं 2 नंबर बढ़ाना शुरू करूंगा और एंड तक मैं सबके नंबर बढ़ाना शुरू कर दूं तो एक टाइम आएगा कि सबके 100 मार्क्स हो जाएंगे. तो अगर सबके गधे घोड़े सबको मैं अगर एक ही तरह से हाँकना शुरू करूं तो फिर उसका क्या कसूर है जो घोड़ा है, सही मानों में घोड़ा है, जो कि तेज जा सकता है, लेकिन मैं उसे रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पीछे गधे जो है वो स्लो चल रहे हैं. तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये प्रोफेशनल लेवल पे ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है. सो नेवर एवर आस्क एनी टीचर, नॉट ओनली मी बट एनी टीचर, कि वो 1 नंबर से मेरे नंबर कम हो रहा है और 1 नंबर से मेरा ग्रेड रुक रहा है. ये कंसिडरेशन हम एग्जाम फाइनल करने से, मतलब जो रिजल्ट फाइनल हो रहा होता है उससे पहले हम लोग ये सारी चीजें देख के उसको लॉक करते हैं. तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपके 2 नंबर 1 नंबर से होगा तो वो तो मैं ऑटोमेटिकली मैं वैसे ही बढ़ा देता हूँ. और वो मतलब मैं ही नहीं बढ़ाता बल्कि एमआईएस में बिल्ट इन फीचर है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर वो 1 नंबर से कोई किसी का ग्रेड रुक रहा होता है तो वो एमआईएस में जैसे हम लॉक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है. सो इस तरह के सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है मतलब इम्तिहान के बाद. और जब एक दफ़ा लॉक हो जाता है तो लॉक होने के बाद हमारे पास कोई ऑथोराइजेशन नहीं है कि हम उसको ओपन करें और नंबर बढ़ाएं. आप लोगों को तो नहीं पता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर के पास अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, फिर ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसे ओपन करें. तो जब अगर वो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूं कि जी एक स्टूडेंट है उसके 2 नंबर से ग्रेड रुक रहा है, तो फिर वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि वो आपका रिश्तेदार है जिसको आप 2 नंबर एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो. मेरे पास क्या जस्टिफिकेशन होगी? सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद एनी टीचर, नॉट ओनली मी बट एनी टीचर. उसके बाद आपने अपने अंदर एक एटीट्यूड ये क्रिएट करना है कि आई कैन नॉट डू को ख़त्म करके आई कैन डू वाला एटीट्यूड रखें. एंड यू कैन डू एनीथिंग, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू. मैं अगर आज आपके सामने जिस तरह से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक ज़माना था जब मैं भी आप ही की लेवल पे था और आप ही की तरह से
एक एक दो नंबरों के लिए टीचर के आगे पीछे होता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता या हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि टीचर स्टूडेंट के साथ क्या मसाइल होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बाद में समझ में आती हैं। लेकिन अगर आपको वही चीज़ टाइम से पहले समझ में आ रही हो तो कोशिश करें कि उसको कैपिटलाइज करें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, सो दैट यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। डू यू स्पीक इंग्लिश? आई डोंट नो ग्रामर। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, एक्चुअली ये स्लाइड ऐड करने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो मेरे सब्जेक्ट में ख़ास तौर पे जिनके साथ मसाइल आते हैं, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि उनके इंग्लिश के मसाइल हैं। लेकिन इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आपने उसके लिए कितनी कोशिश की है, कितनी एफर्ट लगाई है। 90% ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स के साथ लिंक्स शेयर करता हूँ, उनको लिंक्स बताता हूँ कि यहाँ जाके आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, लेकिन दे डोंट डू इट। और जब उनके नंबर कम आते हैं तो वो ये मतलब बदनाम करना शुरू कर देते हैं टीचर को कि जी हमारे नंबर काट दिए, मतलब हमारा इंग्लिश का पेपर थोड़ी था जिसके लिए मतलब हमें इतने नंबरों से हमारे जो है ग्रेड रोक रहे हैं। भले से ये पेपर इंग्लिश का नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें लिखना सब कुछ इंग्लिश में ही है और है ये प्योर थ्योरी, 2+2 होता तो उसमें तो कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब तक आपकी अंग्रेजी सही नहीं होगी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द फुल मार्क्स, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट नहीं चेक करूंगा, मैं आपकी इंग्लिश को भी चेक करूंगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट एन इंग्लिश सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे इसको इंग्लिश को कंसिडर करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ इट, जब आप मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे तब आप उसमें रोमन उर्दू नहीं लिखेंगे, मतलब चैट बॉक्स में या ईमेल में या फेसबुक पे। आपने कोशिश करनी है, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं असल में। कोशिश यही होती है कि आप वहाँ पर भी चाहे गलत लिखें, लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें। मैं वहाँ पर उसको करेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस जुमले को यूँ नहीं यूँ कहना चाहिए था। मैं उसको करेक्ट करूँगा तो आपकी लर्निंग होगी। हम लोग चूँकि आसान तलबी चाहते हैं, तो जो आसान तलबी के चक्कर में जहाँ अंग्रेज़ी हम बोल सकते हैं या हम अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ भी हम नहीं करना चाहते। तो मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स की तरफ से, जैसे अभी भी जो चैट बॉक्स है, उसमें आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो रोमन उर्दू होती है। अब रोमन उर्दू जो है वो बात समझ में तो आ रही है, लेकिन बात समझना सिर्फ नहीं है। आई एम हियर टू प्रिपेयर यू टू वर्क आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको बाहर भी जॉब के चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं। आप इस चीज़ को इस तरह से भी तो देख सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ ये कह के कि जी वो इंग्लिश, इनको क्या इंग्लिश आ गई हमारी मुसीबत हो गई है। तो आपकी मुसीबत नहीं हुई है। मैं आपको इंग्लिश इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपकी पूरी दुनिया में आपको जॉब मिलने के लिए प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो आप इसको इस अंदाज से भी लेने की आदत डालें, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अपने लिए आप इसको इम्प्रूव करें। और फिर जैसा कि कोविड-19 के बाद आने वाला जो टाइम है, वो मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन स्विच कर जाएंगे। तो जब ऑनलाइन स्विच करेंगे तो क्या आप अपने बॉस के साथ भी रोमन उर्दू में बात करेंगे? वहाँ फिर आपको अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। एंड देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, और उसकी वजह एक और भी है कि आपको जितना मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है नेट पे, इतना किसी और ज़बान में अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप को इसलिए भी इस हवाले से प्रिपेयर करें ताकि आपको ये मसाइल ना हो। आई होप कि मेरी जो बात है वो आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो यू आर फ्री टू कम अप विद योर क्वेश्चंस।
ये जो ग्रे में आपको बंदे नजर आ रहे हैं, ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और रेड में जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो कि आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो जो वीआईपी होते हैं, तो वीआईपीज में जब भी वो कहीं विजिट पे जाते हैं वीआईपीज, तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे भी वो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाता है। या आपने सेलिब्रिटी प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि जो उसका प्रियम्बल होता है, जैसे ये जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, तो उसका जो पहला जो प्रोग्राम जो रिकॉर्ड करते हैं वो रेड कारपेट के नाम से होता है। तो रेड कारपेट का मतलब ये कि वो दे आर ऑल वीआईपीज। तो अगर आप भी अपने आप को वीआईपी बनाना चाहते हैं, तो आपने जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उससे आगे निकलना होगा। और आगे निकलने के लिए 2 नंबर ही नहीं, 1 नंबर से। और 1 नंबर से आप आगे कैसे निकल सकते हैं? 1 नंबर से आप सिंपली चीज़ों को उसकी असल डेप्थ के साथ समझेंगे, तो यू कैन ऑल्सो बी अ वीआईपी। उसमें कोई इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान में हर 2 नंबर आदमी जो है वो वीआईपी है, लेकिन मैं जब यहाँ पर वीआईपी की बात कर रहा हूँ तो मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सो ट्राई टू हैव an attitude of being recipient of red carpet for welcoming, for being welcomed by anyone outside your domain. तो आपने अपने आप को रेड बंदा बनाना है, एवरेज नहीं बनाना। आई डोंट वांट चेंज, आई वांट इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके दिल में पता नहीं मेरे हवाले से क्या पिक्चर है, और मेरी आपके हवाले से क्या पिक्चर है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमें एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। तो जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई डोंट वांट चेंज, आई वांट इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब यही है कि जो आपके अब तक का जो रवैया है उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट लाना शुरू करें। तो जब वो इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके अंदर चेंज खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप किसी के कहने या सुनने से अपने आप को इम्प्रूव या चेंज करने की कोशिश ना करें। खुद से अपने आप को ये सोचें कि मैं किस तरह से अपने आप को आने वाले वक्तों के लिए प्रिपेयर करूं। और उसका तरीका ये है कि आप अपने आप को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू करें। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको इंग्लिश के हवाले से बताया कि आप अगर वहाँ पर उर्दू में अगर या रोमन उर्दू में लिखेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप वहाँ पर टूटी फूटी अंग्रेजी में भी लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि आपकी जो इंग्लिश में मिस्टेक है मैं उसको भी इम्प्रूव करने की, उसको सही करने की कोशिश करूँगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू इंटरेक्ट विद मी ओनली इन इंग्लिश। भले से मैं आपको यहाँ पर उर्दू में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझसे किसी भी हवाले से इंटरेक्ट करेंगे तो ट्राई टू स्पीक as much English as possible because I am here to help you in all respects. अच्छा, अब यहाँ पर एवरी वीक मैंने लिख भी दिया है और मैंने बता भी दिया है, एवरी वीक यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट एंड अपीयर फॉर अ क्विज। तो असाइनमेंट तो शायद मैं नहीं दूंगा, लेकिन क्विज डेफिनेटली हर वीक में होगा। If you will not pass the quiz, your assignment will lose marks on your assignment as well. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सीईपी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। आपके जो सीईपी के जो मार्क्स हैं वहाँ पर फिर मैं आपके क्विज के जो नंबर हैं उसको वहाँ पर एडजस्ट करूँगा। तो आपने एमसीक्यूज मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, आप उन एमसीक्यूज को देखें। कोशिश आपने ये करनी है कि हर क्लास में सवाल पूछना है, और मैं हर एक से सेशन शुरू होने से पहले हर एक से मैं खुद कहूँगा कि आपने सवाल पूछना है। नहीं पूछेंगे तो मैं नंबर काटूंगा आपके। तो अगर आपने नंबर चाहिए तो आपने सवाल बनाना है, कोई भी सवाल बनाए,
और कोशिश करें कि वो पढ़ के करेंगे तो सवाल अच्छा होगा, पढ़े बगैर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप हैंकी पैंकी कर रहे हैं सिर्फ खाना पूरी के लिए। तो खाना पूरी वाले सवाल नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा सवाल आना चाहिए ताकि लगे कि आप अपने कोर्स के हवाले से सिंसियर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये जो 9 टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली जो पीएमबॉक गाइड है उसके हवाले से 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं जिसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। और ये बिल्कुल जो इस वक्त पीएमबॉक गाइड का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज या बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उसकी गाइडलाइंस हैं। तो पीएमआई इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं और एक बंदा जिसने पीएमपी सर्टिफिकेशन नहीं की हुई है और उसको प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिलती है, और सपोज करें कि उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो पीएमपी सर्टिफाइड बंदा जो है उसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी। तो पीएमपी सर्टिफिकेशन की इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी है। और अगर इंटरनेशनली अगर आपने काम करना है तो मेरी सजेशन ये है कि यू मस्ट प्लान फॉर गेटिंग पीएमपी सर्टिफिकेशन। और उसका तरीका यही है कि आपने ये जो नॉलेज एरियाज में आपके साथ शेयर करूँगा, और जो एमसीक्यूज जो उसका जो एग्ज़ाम होता है वो भी एमसीक्यू बेस्ड होता है। और वो जो मैंने आपको एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं वो 19-20 के फर्क से ये वही सवाल हैं जो वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपने अपने आप को इस हवाले से प्रिपेयर करना है। तो अब ये 9 नॉलेज एरियाज नहीं है, अब ये 10 नॉलेज एरियाज बन गए हैं। और इसमें जो नंबर 10 पे आता है वो है बेसिकली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो मैं इसको चेंज करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो अभी अगर आपने डाउनलोड की है तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं की है तो मैं अभी इसको अपडेट कर दूंगा। ये चूँकि जब मैंने बनाई थी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज से नहीं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले चूँकि ये जो 5th एडिशन था उसमें 9 नॉलेज एरियाज थे जो कि अब 10 नॉलेज एरियाज हो चुके हैं। तो उस हवाले से तो ये जो अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन एनईडी के साथ, एनईडी के स्टूडेंट्स के साथ जो शेयर की है और जिसके मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो एग्जैक्टली 6th एडिशन जो है पीएमबॉक गाइड का, उसके हवाले से वो पूरा प्रेजेंटेशन बनी हुई है। तो मेरी सजेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक आप उसको भी एक मरतबा ज़रूर गो थ्रू कर लें, सो दैट यू गेट अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएमबॉक गाइड। अच्छा, यहाँ पर इसमें 5वें नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताया गया है, जो कि पीएमबॉक गाइड के हिसाब से अब इसका नाम चेंज होके सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया है, ह्यूमन निकल गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात नहीं होगी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी बात होगी, और जो अलग से रिसोर्सेज होते हैं उसके हवाले से भी उसमें बात। सो अच्छा, दूसरा इसके बाद जो सेकंड नंबर पे टाइम मैनेजमेंट जो है, तो अब टाइम मैनेजमेंट जो है उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, अब ये हो गया शेड्यूल मैनेजमेंट। और उसका रीज़न क्या है, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट नोट कि ये जो चेंजेस हैं ये मैं इसको अभी अब अपडेट करके उसको दोबारा अपलोड कर दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एंड check it accordingly. इसके बाद ये कहता है कि the assignment should be submitted on the given format on A4 size paper in printed form। तो अब चूंकि ये सारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा अभी वर्कआउट कर रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से आपके साथ दूंगा। तो अभी आपने इसके ऊपर काम नहीं करना है शुरू। मैं आपको विद इन दिस वीक ही आपको सारी चीज़ें जो हैं जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट हो जाएंगी कि हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट एवरीथिंग। सो think of it this way, and
दिस इज इट। ये पूरी प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। अब आपसे मैं फर्दन हर एक से मैं आप सवाल पूछूंगा और आपने उसका जवाब देना है। अ, और ये जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है ये हर क्लास में होगा। हर क्लास के एंड में हर सेशन के एंड में मैं आपसे ये सवाल जवाब करूंगा। और वो जो सवाल जवाब होंगे वो बेसिकली जो आपने जो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन शेयर की होगी उसी में से सवाल होगा। सो ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए कहीं पे रिसर्च करने जाना है या कोई ऐसी बात है। आपने अपने आप को इसी हवाले से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा है उस्मान सईद से कि आप मुझे ये बताएं कि why it is important to have everything done in English. जी उस्मान। सर ये this is because all the medium of instruction all around the world is in English today, and in future it will also be very helpful in getting a better job and better opportunities in the in industry and in academics as well. इसके अलावा और कोई वजह? Some medium of instruction is always English in around the world, and ओके। I think जी मोहम्मद असद, इट इज़ नाउ योर टर्न। सो इसमें मेरा सवाल ये है कि इसमें एक एल्विन टॉफलर की कोटेशन मैंने बताई थी, तो उससे उस कोटेशन से आपको क्या समझ में आया कि उसमें क्या बात उसने करने की कोशिश की है, क्या कहने की कोशिश की है? जी असद। Assalamu alaikum, sir. Sir, can you repeat the question? Because the laptop is hanging, that's why. मेरा सवाल ये है कि इस प्रेजेंटेशन में जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें Yes, sir. एल्विन टॉफलर की एक कोटेशन है जिसको मैंने बताया था, तो उस कोटेशन के बारे में ज़रा मुझे बताएं कि उससे आपको क्या लगता है कि और ये कोटेशन जो है वो Sir, can you reopen the quotation? है? मैं Sir, दोबारा can you बताऊं? reopen the? तो अगर मैं नहीं दोबारा sir. बताऊंगा ये आ Sir, गई ना, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इस कोटेशन के बारे में ज़रा मुझे बताएंगे आपको क्या समझ में आया इस कोटेशन से? sir, that in the given time, the thing which we have learned, we have to apply and relearn on it. Relearn on it means that that the thing which we have learned, what we can add in it or modify in it. So if you learn, so it didn't matter that it is a stop and you are a PhD holder. It doesn't mean you can learn better and uh, stay positive and continue to it. अनलर्न क्या करना है? लर्न तो Sir, समझा दिया, लेकिन अनलर्न अनलर्न क्या करना है? sir, and then for example, if we have the technology, so the oldest technology, we move towards the new technology, and the older technology we can unlearn it, we can pursue it. इसमें एक और बात भी मैंने बताई थी और वो अनलर्न ये है कि अब ये जो कोविड-19 के बाद का जो टाइम है
इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले करते थे, जिस तरह पहले एग्जाम जो होता था वो क्लास में होता था, फिजिकल इंटरेक्शन होता था, अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइम्स। तो यही चीज़ जो है वो इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वो इंडस्ट्री में ये वाला माहौल नहीं होगा जैसे स्कूल और कॉलेज में था या यूनिवर्सिटी का माहौल था। वहाँ पर माहौल प्रोफेशनल माहौल होगा। अब उस माहौल में अगर आपने चीज़ों को उसी तरह चलाने की कोशिश की जिस तरह यहाँ पर आप चला रहे हैं, तो वहाँ पर यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें। और फिर आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होगा। तो जब टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस सिस्टम होगा तो उसमें आप अपनी पुरानी रीत रिवाज के साथ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। Sir, जिस तरह so we have to हमारा move to पाकिस्तान our का जो इस new वक्त हाल है। technologies as compared to older one. जी Sir, so we have to pursue our new technologies and leave the older techniques. हम्म Okay, sir. सही है जी। रावेल, नाउ इट इज योर टर्न। Yes, sir. इसमें जो है वो मैंने आपसे मैंने ये कहा था कि आपने ये जो सवालात हैं उसके हवाले से आपने बताना है। तो आपके ख्याल में प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? जी सर, प्रोजेक्ट जो कि बहुत सारे लोग मिल के जो है काम कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू डू समथिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होंगे। जी Sir, there is only one manager, but there is a team of a project manager who तो प्रोजेक्ट की लेकिन डेफिनेशन तो ये नहीं है। ये तो आपने मतलब ये कि सिंपली ये बता दिया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और उसकी टीम होगी। डेफिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, ये मेरा सवाल है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट? sir, we need to have a project to achieve our particular aim. We have to achieve we have our particular goal which we want to achieve. In order to achieve that, we have a project. अच्छा, okay, let me give you the proper definition of a project, जो कि PMI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन है, तो उसको आपने सामने रखना है। इसमें आपकी डेफिनेशन वैलिड नहीं है। जो आपने जवाब दिया है वो तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो है प्रोजेक्ट का, लेकिन प्रोजेक्ट की डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए कि अगर आप को अगर मैं ये कहूँ कि जी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो आप में से कोई ये कहेगा कि जी अगर मेरे पास गाड़ी और बंगला है और पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। एक कहेगा कि मेरे पास अगर कोई डिग्री है, PhD की डिग्री मैं ले लूँ तो ये मेरी सक्सेस है। एक कहेगा कि जी मुझे बहुत ज़बरदस्त कोई जॉब मिल जाए तो मेरी सक्सेस है। और कोई कहेगा कि जी मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस हो तो मेरी सक्सेस है। और हो सकता है कि कोई ये कहे कि अगर मेरी आखिरत संवर जाती है तो वो मेरी सक्सेस है। तो यहाँ पर हर एक ने इसकी जो डेफिनेशन थी सक्सेस की वो अलग अलग दी। लेकिन जब हम डिफाइन कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए सबके जहन में एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे इस वक्त हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो सबके जहन में एक ही होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए जैसे भी रावेल ने बताया।
तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है एक्चुअली वो जो PMI के हिसाब से वो ये है कि प्रोजेक्ट इज अ टाइम बाउंडेड एक्टिविटी विद अ यूनिक आउटकम। तो एक टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है जो कि जिसमें मतलब एक इसका स्टार्ट टाइम होगा, एक उसका एंड टाइम होगा, और उस दौरान में जो भी काम किया जाएगा उसका जो आउटकम होगा वो यूनिक होगा, मतलब वो इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ होगा। मसलन अगर हम कहें कि जी एक ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाना जो है वो एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट क्यों है? इसलिए कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू किया जाएगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ब्रिज का बनना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने क्रॉसिंग पे जो हमारा ब्रिज है, जब ये बन रहा था तब आप लोग ज़ाहिर है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, तो उस वक्त आपने देखा कि वो बन रहा था, लेकिन अब वो जो है वो इस्तेमाल में आ रहा है। तो अब ये प्रोजेक्ट नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट जो था वो बन चुका है। लेकिन अब आप ये कहेंगे जी ब्रिज तो सारे एक तरह के ही होते हैं, तो ब्रिज भले से चाहे एक तरह के भी हों, लेकिन जिन दो सड़कों को वो मिला रहे होते हैं वो यूनिक होती है। अब क्रॉसिंग वाला जो ब्रिज है वो शाहरा फैसल वाले ब्रिज से इसलिए मुख्तलिफ है कि वो जिन दो सड़कों को मिला रहा है वो क्रॉसिंग वाला ब्रिज नहीं मिला रहा। तो यहाँ पर ये उसकी यूनिकनेस है, और चूंकि ये एक टाइम बाउंडेड एक्टिविटी थी तो ये एक प्रोजेक्ट होता है। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर आपको शेड्यूल मैनेजमेंट भी आती है, आगे पढ़ेंगे जैसे नॉलेज एरियाज में। तो ये है बेसिकली प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। जी इरहान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स को पढ़ने के बाद? आप क्या समझते हैं कि क्या होगा इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद? क्या चेंज आएगा आपके अंदर? Sir, I think that the change is just like you teach us in this lecture, that the change is not important, but improvement is important. So I think that this course relate with this course towards my engineering courses. So there is a very vital role of engineering project management in my engineering because it's directly impact on my SDP. And uh, besides engineering, besides engineering, if I talk about a daily routine life, so there is always I have learned so many things. I want to learn so many things from this course, just like to achieve my small goals in my daily routine, and so many schedule management, communication management, and there are so many types of project management I want to learn from this course. ठीक है एजाज, व्हाट इज प्रोजेक्ट तो हो गया है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसके बारे में जरा सा कुछ बताओ जी। एजाज, अनम्यूट मैंने कर दिया है। जी बोलें। Sir, are you hearing? जी Sir, बोलें। हाँ। the project management is the process in which we think give orders in a proper way. In our practical life, engineering life, we give correct way to things, like manage things in a correct way. Uh, that is called project management. Sir, are you hearing? यस, मैंने सुन तो लिया लेकिन मजा नहीं आया जवाब में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब इसमें यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है जो PMI के हिसाब से वो ये है कि चूंकि प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी है जिसका एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है और उसका आउटकम एक यूनिक है। अब इस पूरे के दरमियान जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा
किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपने सिस्टम की तो डेफिनेशन पता होगी कि उसमें एक इनपुट होता है, फिर बीच में एक प्रोसेस होता है और उसके बाद उसका आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसका ये जो बीच में जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कि उसमें आपके पास इनपुट में कुछ चीज़ें होंगी, उसको आप प्रोसेस करेंगे मेकिंग यूज ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स, और उन टूल्स और टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका एक पर्टिकुलर आउटकम आएगा। तो वो जो बीच का एरिया है जहाँ पे प्रोसेस होता है, सिस्टम की डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो जो बीच का प्रोसेस वाला जो एरिया है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो Sir, I have a question. जी, Sir, I want to ask a question from you. If you want to achieve many projects on one time, then what do you want to say about that? इफ यू वांट टू Is it good? अचीव मेनी प्रोजेक्ट्स इन वन टाइम, ये है सवाल ना जी, आपका यही सवाल है? Sir, can you repeat your sentence? What मैंने you ये said? कहा कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमें एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना हो तो हम क्या करेंगे, यही सवाल है ना? Yes, sir. ओके, इसका जवाब बहुत सिंपल है, और वो ये है कि एक ही प्रोजेक्ट में एक ही वक्त में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सवाल बहुत वैलिड है और बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इसी तरह के सवालात की एक्सपेक्टेशन है। अगर इस तरह से आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तो यू विल लर्न मोर, इसीलिए मैं आपको इंगेज करना चाह रहा हूँ अपनी इस इंटरेक्शन में, ताकि आप जितना इंगेज होंगे उतना आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब ये बैकग्राउंड में आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी, मैं अजान के लिए रुकना तो चाह रहा हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो 40 मिनट का जो टाइम है उसमें ये 2 मिनट रह गए हैं, और ये इसके बाद 2 मिनट के बाद ये सेशन जो है वो ओवर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड उसके लिए मैं खुदा से भी माजरत चाहूँगा और आप लोगों से भी माजरत चाहूँगा, क्योंकि जब अजान चल रही हो तो मैं बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है। सो तो इसमें बेसिकली जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए तरीका ये होता है, इसके लिए इसी में जब हम आगे चलेंगे तो आपको 3 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एक होती है सिंपल प्रोजेक्ट, एक होता है प्रोग्राम, और एक होता है पोर्टफोलियो। तो उसमें मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। लेकिन योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड कि अगर हमें एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हों तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे या कैसे करेंगे। उसका जो सिंपल जवाब है वो ये है कि एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे जो टास्क होती हैं उनको भी आपने एज अ प्रोजेक्ट लेना होता है, और वही फिर आपका अल्टीमेट कंबाइन जो है वो प्रोजेक्ट बनता है। बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 मिनट, सो इसको हम आज यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन वेडनेसडे एट 10:40, इंशाल्लाह 10:40 पे हम मिलेंगे। वहाँ पर जो टाइम मैंने दिया है वो 10:30 का डाला हुआ है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो 10:40 पे इंशाल्लाह वी विल मीट, एंड आई होप टू सी यू ऑन वेडनेसडे एट 10:40। यू मस्ट लॉग इन थ्रू LMS के जरिए से लॉग इन होना है। यू आर सपोज टू रिमेन विद मी थ्रू आउट द सेशन, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। होप टू सी यू बैक।